Hello everyone, welcome to Sleepy Classes IAS. I am Sonpriya, your history faculty. आज के प्रीमिक्स में हम इंडियन हिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहा. आप आंसर्स भी मेंशन कर सकते हैं. बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्लीपी क्लासेस. बेल आइकन प्रेस कर देना, सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. दूसरा लाइक शेयर है ना, आपको पता ही है ये तो, इट रियली मोटिवेट्स. लेट्स सपोर्ट ईच अदर. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट हुए, हमें उसके रिस्पेक्ट में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं. हमें बताना है हाउ मेनी, कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं. क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं? पहले में लिखा है कि जो ओरिएंटलिस्ट हैं जैसे कि सर विलियम जोन्स, दे बेसिकली प्रमोटेड इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर. सेकेंड में लिखा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा मिशनरीज जो हैं उन्हें क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने एंड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए अलाउ कर दिया गया था. थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है, इट क्रिटिसाइज्ड द डाउन फिल्ट्रेशन थियरी. आप अपना आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. आप देखेंगे कि अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो दिए गए तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, राइट. सो हमारा आंसर यहाँ पे हुआ सी, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना. सो हमें पता है किस तरीके से जनरल कमेटी ऑन इंस्ट्रक्शंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1823, क्योंकि 1813 के चार्टर में पहली बार जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स एजुकेशन उसको अंडरस्कोर किया गया था. कहा गया था कि उनको सालाना एनुअली 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन पे खर्च करने हैं. बट ये पैसे कैसे खर्च किए जाएं, इस पर कोई भी कंसेंसस नहीं था. तो हम देखते हैं 1823 के अंदर जनरल कमेटी ऑन इंस्ट्रक्शंस जो हैं इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और यहीं पे हमें एंग्लिसिस्ट वर्सेस ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी जो है ये देखने के लिए मिलती है. एंड आप देखेंगे यस, जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो कह रहे थे कि जो इंडिया का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न एजुकेशन जैसा नहीं है, अलग हो सकता है बट इंफीरियर नहीं है. एंड दे वर इन फेवर ऑफ टीचिंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, है ना. वर्नाकुलर एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन के फेवर में थी. है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के वाया मिशनरीज जो हैं उनको ये परमिशन दे दी गई थी कि वो आसानी से भारत आ सकते हैं, है ना, इजी परमिट. एंड इसी के साथ साथ में वो यहाँ पे जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ हैं, है ना, क्रिश्चियनिटी के प्रोपोगेशन के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें कैरी आउट कर सकते हैं एंड एजुकेशन प्रमोट करने के लिए मिशनरी स्कूल्स भी खोल सकते हैं. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मैकॉलेस मिनट ऑफ 1835 जो है, जिसके वाया डाउन फिल्ट्रेशन थियरी को इंट्रोड्यूस किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो 1 लाख रुपया सालाना खर्च करना है इसको केवल हायर एजुकेशन पे खर्च करेगी. और ये हायर एजुकेशन कैसा होगा? वेस्टर्न एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम, है ना, द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश. और इन्होंने कहा कि ये जो गिने चुने भारतीय होंगे इनकी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये इस नॉलेज को नीचे मासेस की तरफ ट्रांसफर करें, राइट. सो दिस वाज द डाउन फिल्ट्रेशन थियरी. और आप देखेंगे कि 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो डायरेक्टर हैं चार्ल्स वुड, उनके द्वारा जो डिस्पैच भेजा गया, जो घोषणा की गई उसके, है ना, ये आपके डलहौजी वाइसरॉय थे, तो उसके अंदर ये जो डाउन फिल्ट्रेशन थियरी है इसको क्रिटिसाइज किया गया था. और ब्रिटिश या जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे कहा गया था कि मास एजुकेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेनी होगी, इट कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, राइट. सो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. हमारा आंसर हुआ सी. बाकी आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हैं. आप चाहें तो क्या बोलते हैं इसको, जब डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं. आप देखेंगे कि विद इन 1 डे हमारे स्लीपी क्लासेस IAS के टेलीग्राम चैनल पे ये सब कुछ अपलोड हो जाता है ना, तो आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये कहा यहाँ पर क्या है? क्रिप्स मिशन. ओके, सो कहा गया है कि दिए गए जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करता है. क्या क्या है? ए में लिखा हुआ है कि अगर इंडिया को किसी भी तरीके की ऑटोनॉमी दी जानी है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अग्री करें. सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद हम बहुत ही जल्द एक इंडियन यूनियन क्रिएट करेंगे विद डोमिनियन स्टेटस. थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ में वॉर एफर्ट्स में कोऑपरेट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, देन इंडिया विल बी ग्रांटेड फुल सॉवरेन स्टेटस, इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी पोस्ट द वॉर.
लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है? लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि यहां पे कोई भी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता किसी प्रोविंस के लिए, एक सिंगल यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा और वो सभी प्रोविंसेस को एक्सेप्ट करना होगा। अगर हम क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 की बात करें तो आप देखेंगे इट केम इन द वेकअप ऑफ दिस सिचुएशन दैट वाज क्रिएटेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। तो आप देखेंगे जर्मनी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जापान जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरियाज जो है आपके साउथ ईस्ट एशिया के उनको ऑक्यूपाई कर चुका था। बर्मा हैड बीन ऑक्यूपाइड बाय द जापानीज, है ना। बर्मा वॉज टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश बट इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द जापानीज। सिचुएशन काफ़ी प्रिकैरियस थी और इस सिचुएशन में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं उनको भारत भेजा गया। स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हैं ये आपके ब्रिटेन के पार्लियामेंट के मेंबर थे। इसके अलावा आप देखोगे कि ये जो वॉर टाइम कैबिनेट है उसके भी मेंबर थे, लेबर पार्टी से आते थे और इन जनरल इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करते थे। नाउ क्रिप्स मिशन के जो प्रोविजंस हैं अगर आप उनको ध्यान से पढ़ें तो वहां पे कहीं पे भी फुल सॉवरेंटी या इंडिपेंडेंस की बात नहीं हुई है, तो सी स्टेटमेंट को आप रूल आउट कर सकते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे बात करें डी की तो आपको अच्छे से पता है कि क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, बट अगर कोई प्रोविंस है उसे दिक्कत है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन से तो ब्रिटिशर्स के साथ में एक सेपरेट एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है, एक सेपरेट यूनियन और एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रिप्स मिशन में बेसिकली सेसेशन ऑफ प्रोविंसेस का प्रोविजन था और इसी के वजह से इसको लिबरल्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इट विल लीड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। अगर हम बी की बात करें तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। आप देखेंगे कि ऑगस्ट ऑफर है, क्रिप्स मिशन है, इन सभी में बात की गई थी कि पोस्ट वॉर हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, दैट इज सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। बी बिल्कुल सही लग रहा है। अगर हम ए को देखें तो ए में ऐसा ये प्रोविजन आपको क्रिप्स मिशन में देखने के लिए नहीं मिलता है कि सारे ऑल इंडियन स्टेट्स या प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करेंगे तभी जाके कोई ऑटोनॉमी दी जाएगी, नो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आप यहाँ देखेंगे द करेक्ट आंसर इज बी। बाकी आप डिटेल्स में अगेन वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, बट इससे पहले एक आपको थोड़ा सा अनाउंसमेंट है, बता देती हूँ। तो जैसे कि अगर आप यूपीएससी 2026 को आई कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर एंड प्रोग्रेस ट्रैकर बना दिया है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। सो डू डाउनलोड अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान कर रहे हैं तो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, खूडा अपराइजिंग के रिस्पेक्ट में है ऑफ द 1817। पहले में लिखा है कि खूडा अपराइजिंग जो है इट टुक प्लेस इन द रीजन ऑफ प्रेजेंट डे ओडिशा। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि यहाँ पे जो लीडर थे वो बक्सी जगबंधु थे एंड ही वॉज बेसिकली लीडिंग दी पाइक वॉरियर्स। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पायक्स का जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स है उसको छीन लिया था एंड दिस बिकेम द इमीडिएट कॉज ऑफ खुडा अपराइजिंग। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि खुडा अपराइजिंग जो है उसके वाया पायक्स जो हैं दे वर सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश कंट्रोल इन ओडिशा। आपको बताना है अगेन हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री और ऑल ऑफ द अबव। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर हम देखें ना, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, बट द फोर्थ इज नॉट करेक्ट। खुडा अपराइजिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश कंट्रोल इन ओडिशा, है ना, तो इसको सप्रेस कर दिया गया था। और आप देखोगे 1824 में जाके बक्सी जगबंधु ने सरेंडर किया, लेकिन 1817 के विदिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द रेबल्स हैड सरेंडर्ड। सो फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दैट मेक्स आवर आंसर एज सी। नाउ खुडा अपराइजिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम खुडा प्रिंसली स्टेट की बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न ओडिशा में लोकेटेड एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ और जो पायक्स हैं, पायक्स जो हैं ये लैंडेड मिलिशिया थे यहाँ के, जिनको गजपति रूलर्स ने टैक्स फ्री लैंड असाइन किया था और ये आमतौर पे यहाँ पे खेती किया करते थे, कल्टिवेटर्स थे। लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो दे यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पायक्स जो है, पायक्स जो है दे वर ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो पायक्स से उनके लैंड राइट्स छीन रहे थे, बक्सी जगबंधु
है ना, जो खोडा के रूलर के कमांडर हुआ करते थे उनसे भी उनकी जमीन छीन ली गई थी। सो बेसिकली पायक्स जो है ये रोड पे आ गए थे। इसके अलावा ब्रिटिशर्स की बाकी जो पॉलिसीज रही इकोनॉमी की फील्ड में, है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज हैं, तो इनके चलते भी खोडा के अंदर एक वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट था। एंड बक्सी जगबंधु जो हैं उन्होंने कमान संभाली। आप देखोगे ही इज़ द वन हु लेड द खुडा अपराइजिंग ऑफ 1817, या जिसको पायक विद्रोह या पायक रेबेलियन ऑफ 1817 कहा जाता है। 1857 की रिवोल्ट से पहले अगर कोई मेजर अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, इट वाज द खुडा अपराइजिंग ऑफ 1817। इट वाज द खुडा अपराइजिंग ऑफ 1817। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके बेसिस पे अगर आप देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही करेक्ट है, फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है। जैसे मैंने कहा, खुडा अपराइजिंग वाज नॉट सक्सेसफुल इन ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश कंट्रोल, राइट। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारे जो ग्रीवांसेस हैं लोगों के, इमीडिएट कॉज है, सब कुछ मेंशन्ड है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड ये क्वेश्चन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में है। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में जो वतन जागीर हैं ये हेरिडिटरी होती थी, नॉन ट्रांसफरेबल होती थी। वहीं पे जो तनख्वाह जागीर हैं ये नॉन हेरिडिटरी होती थी और ट्रांसफरेबल होती थी। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि अनलाइक द इक्तादारी सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, मनसबदार जो हैं वो असल में अपनी जागीर में जाकर के रहते या एडमिनिस्टर नहीं करते थे। उनका जो राइट है वो कन्फाइंड था टिल दी कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दी असाइंड जागीर। आपको बताना है दिए गए स्टेटमेंट में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, अदरवाइज सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो आप देखेंगे बिल्कुल जब हम पढ़ते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो हम वतन जागीर की बात करते हैं, हम तनख्वाह जागीर की बात करते हैं। वतन जागीर स्पेशली इस केस में आप राजपूत जो हैं उनके बारे में सोचिए, तो आप देखेंगे कि यस, जैसे कि जो राजपूत हैं जिन्होंने मुगल्स की ओवरऑल सॉवरेंटी को, सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज कर लिया था, उनसे कहा गया कि आपका जो एंसेस्ट्रल होमलैंड है आप उसको ऑटोनोमसली गवर्न कर सकते हैं, और इसको इनकी वतन जागीर कहा गया। ठीक है, वतन जागीर जो है ये हेरिडिटरी होती थी एंड नॉन ट्रांसफरेबल, किसी और को नहीं दी जाती थी, उसी फैमिली से सक्सेशन हुआ करता था यहाँ पे, है ना। तो आप आमेर का स्टेट देख लीजिए, मारवाड़ का स्टेट देख लीजिए ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तनख्वाह जागीर की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली वो लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स हुआ करते थे जो कि मनसबदार जो हैं उनको दिए जाते थे इन रिटर्न फॉर द सर्विसेज that they were providing to the state, है ना। सो ऑब्वियसली आप स्टेट को अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टेट आपको पे करेगा, बट यहाँ पे कैश में ना पे करके आप क्या देखेंगे, लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट जो है वो दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है कि आपकी जो तनख्वाह जागीर है ना, जो आपको सैलरी के तौर पे दी जा रही है वो हेरिडिटरी नहीं थी, नॉन हेरिडिटरी थी। एंड यस, आपकी जागीर को किसी और को भी दिया जा सकता था, आपका एक जागीर से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो सकता था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे बिल्कुल सही बात है, मनसबदार जो है जरूरी नहीं है कि वो अपनी असाइन जागीर में जाकर के रहें, उनका जो राइट है वो यहाँ तक कन्फाइंड था कि उस जागीर से आने वाला जो रेवेन्यू है वो उनकी सैलरी होगा, उसको वो कलेक्ट कर सकते हैं। रेदर यहाँ पे आप देखोगे ना, उनकी ही जागीर में जो मुगल एम्परर थे वो किसी और को भी पोस्ट कर सकते थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर हम कहें कि आपका जो आमेर का रूलर है उसको मालवा की जागीर दी गई है ना, तो आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि आमेर का रूलर जाकर के मालवा रहे, बस वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करे, ये उसका राइट है। बाकी मालवा में मुगल एम्परर जो हैं वो किसी को भी पोस्ट कर सकते थे जो उनको कन्वीनियंट लगता था, जो उनको सही लगता था। तो आप देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमसे पूछा है कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। सो द आंसर विल बी डी, नीदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और यहां पर कहा गया है कि एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि 1857 की रिवोल्ट से जुड़ी हुई है। इसको पेंट करने वाले कौन थे? तो आप देखेंगे कि अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें और अगर आपने नई वाली एनसीईआरटी अच्छे से कवर की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि इसका जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज थॉमस जोन्स बार्कर, है ना। सो रिलीफ ऑफ लखनऊ ये पेंटिंग है और आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली लखनऊ रेजिडेंसी में काफी सारे जो ब्रिटिशर्स हैं दे वर हेल्ड कैप्टिव बाय द इंडियन सोल्जर्स एंड द लीडर्स।
सो इनको रिलीज करवाने के लिए सर कॉलिन कैंपबेल आए और इनको छुड़वाया था। तो इसे पर्टिकुलर इवेंट को थॉमस जॉन्स बार्कर जो हैं उन्होंने अपनी पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ के अंदर शो किया है। एक और पेंटिंग जो आपको एनसीईआरटीज में देखने के लिए मिलती है, दिस इज इन मेमोरियम, और ये भी 1857 के रिवोल्ट से जुड़ी हुई है। आप देखोगे इस पेंटिंग में जो यूरोपियन लेडीज हैं, है ना, और जो बच्चे हैं वो बेसिकली छुप रहे हैं, दे आर फ्राइटेंड बट एटलीस्ट दे आर पुटिंग अप अ ब्रेव फ्रंट, एंड बाहर जो है वो इंडियन सोल्जर्स या सिपाही को दिखाया गया है, उनको काफ़ी ज़्यादा बार्बरिक तरीके से दिखाया गया है, एज इफ दे वांट टू हार्म दीज यूरोपियन लेडीज एंड द चिल्ड्रन, राइट। तो ये पेंटिंग जो है ये सर जोसेफ नोएल पेटॉन जो है उनके द्वारा की गई इन 1859। ध्यान रखिएगा फॉर द अपकमिंग एग्जाम।